बिहार हिस्ट्री सीरीज के आखिरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम अब इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि बिहार के इतिहास को खत्म कर सकते हैं और आधुनिक बिहार के इतिहास को हम पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उस आंदोलन के दौरान बिहार में क्या सब हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1947 तक हमारे देश में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो चुकी थी कि ब्रिटिश अपने आप को ये समझाने में तैयार हो गया कि अब भारत को आज़ादी दे देना ही सबसे अच्छा रास्ता है, सबसे अच्छा उपाय है। क्योंकि ब्रिटेन का स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरीके से खराब हो चुका था। भले ही वो द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के साथ थे और मित्र राष्ट्र का जीत हुआ था, पर ब्रिटेन का जो पहले की तुलना में दुनिया में स्थिति था वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका था। अब दुनिया में दो नए पावर सेंटर उभर करके आ रहे थे। एक यूएसए, जिसमें कि पूंजीवादियों का दबदबा था, दूसरी तरफ यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस, जिसमें समाजवादी विचारधारा पनप रहा था। पर ब्रिटेन इस बात को समझ चुका था कि अगर वो भारत को आजाद नहीं करते हैं तो उनका स्थिति भी खराब होगा, क्योंकि ब्रिटेन पर बाकी दुनिया की जो देश है वो लगातार दबाव बना रहा था कि भारत को आजादी दे। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने उपनिवेश है उन उपनिवेश को आजाद करे। और ब्रिटेन न तो आर्थिक रूप से इतना सक्षम था और न ही सैनिक रूप से इतना मजबूत रह चुका था कि वो भारत के आजादी को फिर से कुचल सके, भारत के आजादी के आंदोलन को फिर से कुचल सके। और परिणाम ये हुआ कि हमारे देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारा संघर्ष हमारा काम आया, रंग लाया, पर एक बात को नहीं भुलाया जा सकता है, वो ये कि द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटेन के सामने परिस्थिति ही ऐसी उत्पन्न कर दी कि उसके पास आजादी देने के सिवाय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। पर इस वीडियो में हम आजादी की कहानी को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो आधुनिक भारत के हिस्से में आता है और हम बिहार के इतिहास को समझ रहे हैं। तो बिहार के लिए जो चीज जरूरी है, हम उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए चीजों को समझ रहे हैं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि भारत को आजादी मिल गया, पर बिहार एक पृथक प्रांत के रूप में किस तरह से गठित हुआ, बिहार एक पृथक प्रांत किस तरह से बना, इन चीजों को समझते हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं हम इस हेडलाइन के साथ कि पृथक बिहार राज्य का गठन किस तरह से हुआ। पृथक बिहार राज्य का गठन, देखिए ये इंसान की एक टेंडेंसी होता है, इंसान का एक स्वभाव होता है कि वो अपने आप को किसी न किसी पहचान से जोड़ करके देखता है। एक ही राज्य के अगर दो अलग अलग भाग के व्यक्ति है तो वो अपने आप को अलग अलग पहचान से दिखाएंगे, पर जब एक राज्य के कुछ व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं तो वहां पे अपने आप को मिल करके अपने आप को एकता का भाव से प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से बिहार का जो आज का बाउंड्री है या बिहार का जो आज का भौगोलिक स्थिति है, हमेशा ऐसा नहीं था। समय के साथ बदला। बिहार के बहुत सारे नेताओं ने इसके लिए आवाज उठाया कि एक पृथक बिहार प्रांत का निर्माण होना चाहिए, और इस दिशा में कई बातें हुई, कई बार प्रयास हुआ और अंततः हमारा राज्य बिहार एक प्रांत के रूप में बन पाया। अगर बिहार राज्य को बनाने के लिए हम देखें तो जिस एक व्यक्ति का योगदान सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं, हालांकि उस समय के जितने भी नेता थे सभी चाहते थे कि बिहार के लोगों का एक पहचान होना चाहिए, एक पृथक प्रांत बनना चाहिए, पर वो एक व्यक्ति जिसका योगदान सबसे ज्यादा है वो है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इतिहास की किताबों में इस व्यक्ति का नाम
हर कोई पढ़ता है, क्योंकि ये वही व्यक्ति है जिसका इतिहास में भी जिक्र होता है, कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में थे, आजादी के आंदोलन में बहुत ज्यादा सक्रिय भी रहे थे। और जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उसके अस्थायी अध्यक्ष भी यही व्यक्ति बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। इन्होंने 1894 ईस्वी में अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक समाचार पत्र निकाला जिसको कहते हैं बिहारी टाइम्स। एक समाचार पत्र निकाला बिहारी टाइम्स। बिहारी टाइम्स या इसको बिहारी समाचार पत्र, बिहारी समाचार पत्र। हालांकि ये केवल सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा नहीं निकाला गया था, इनमें और भी व्यक्ति थे जिसमें कि महेश नारायण, श्री कृष्ण सिंह और कौन थे, श्री किशोर लाल। श्री किशोर लाल, ये तीनों व्यक्ति मिलकर के 1894 ईस्वी में एक पत्रिका निकाला जिसको बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र के नाम से जानते हैं। और इस समाचार पत्र में प्रमुखता से बिहार को एक पृथक प्रांत बनाए जाने की मांग ब्रिटिश शासन के सामने रखा जाने लगा। इस पत्रिका के जो प्रधान संपादक थे वो थे महेश नारायण, ये थे प्रधान संपादक थे महेश नारायण। तो इस तरीके से प्रथम प्रयास सच्चिदानंद सिन्हा और उनके सहयोगियों के द्वारा बिहार को एक पृथक प्रांत के रूप में बनाए जाने की मांग से शुरू हुआ। हालांकि 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। हम उन चीजों को थोड़े बाद में समझेंगे, बस हम ये देख लेते हैं पहले कि बिहार के निर्माण के लिए किस तरह से लोगों ने एक संगठन बनाने का प्रयास किया, ब्रिटिश साम्राज्य के सामने ये मांगे रखना शुरू किया। इन चीजों को पहले देख लेते हैं। इसके बाद वर्ष 1908 आता है। वर्ष 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन 1908 में एक संगठन का बनाया गया जिसको कहते हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे कौन, अली हसन इमाम। इस कमेटी के अध्यक्ष थे अली हसन इमाम। और ये संस्था भी बिहार को एक पृथक प्रांत बनाए जाने के मांग को लेकर के आवाज उठाना शुरू किया। 1908 में एक सम्मेलन हुआ इसका, और जिसको कहते हैं बिहार प्रादेशिक सम्मेलन। 1908 में एक सम्मेलन हुआ बिहार प्रादेशिक सम्मेलन। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, और ये आयोजित कहाँ पे हुआ, पटना में। ये इसका आयोजन हुआ पटना में। और यहाँ पे बिहार के जितने प्रमुख नेता थे वो सब मिले और इस बात पर सहमत हुए कि हाँ, एक पृथक प्रांत के निर्माण होनी चाहिए, एक बिहार प्रांत का निर्माण होना ही चाहिए। क्योंकि एक बार अगर एक मांग उठ गया तो जितने नेता होते हैं वो सब उस चीज में जुड़ते चले जाते हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते लोगों को कि हम बाकी की तुलना में कहीं पीछे हैं या कहीं अलग है। तो इस तरीके से ये मांग शुरू हुआ। इसके बाद 1909 में इस संगठन का एक और सम्मेलन हुआ भागलपुर में। इस संगठन का एक और
सम्मेलन हुआ भागलपुर में, और भागलपुर में भी वही मांग दोहराया गया कि हम बिहार नाम का एक अलग प्रांत की मांग रखते हैं, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। तो इस तरीके से काम चल रहा था। उसके बाद आपको पता है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो 1911 में, खास करके दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ तो उसमें यह डिसीजन लिया गया कि बंगाल से बिहार को पृथक किया जाएगा। उन्नीस सौ ग्यारह 1911 में जो सबसे पहला चीज हुआ वो केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद में एक बिल, एक प्रस्ताव रखा गया कि बिहार एवं बंगाल को विभाजन करने का प्रस्ताव रखा गया। केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल एवं बिहार को विभाजन करने का प्रस्ताव रखा गया। और ये प्रस्ताव दो व्यक्ति के द्वारा रखा गया। ये दो व्यक्ति कौन कौन थे? एक तो सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरा व्यक्ति थे मोहम्मद अली। इन दो व्यक्ति ने केंद्रीय विधान परिषद में एक प्रस्ताव रखा कि जो बंगाल प्रांत है, इस बंगाल प्रांत को विभाजित करके दो प्रांत बनाया जाए, एक बंगाल और दूसरा बिहार। हालांकि अगर हम देखें तो जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उसमें 12 दिसंबर 1911 को ये घोषणा किया गया कि जो बंगाल है, बंगाल से बिहार को पृथक किया जाएगा। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को पृथक किया जाएगा। ये निर्णय वहां पे लिया गया था। तो ये पूरा स्टोरी है, पूरी कहानी है कि किस तरह से बिहार को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने के लिए नेताओं के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। अब हम समझते हैं कि किस तरह से बिहार का विभाजन समय समय पे होता गया और आज के जो बिहार का स्वरूप है, इसका स्वरूप किस तरह से आया, इन चीजों को हम समझते हैं। मॉडर्न बिहार की स्टोरी की अब तक की जो कहानी रही है, इस कहानी में हम हमेशा इस बात की चर्चा किए थे कि जो बिहार है, बिहार कभी इस तरह से नहीं था। बिहार शुरू में बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। केवल बिहार नहीं बल्कि आज का जो ओडिशा है या झारखंड है, ये सभी कभी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। 1905 एक वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1905। 1905 ये वो समय था जब भारत का जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन, और बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद के विचारधारा का विकास बहुत तेजी से हो रहा था और ये विचार पूरे देश में फैल रहा था और ब्रिटिश को ये महसूस हो रहा था कि ये विचारधारा उनको भारत से बेदखल कर देगा।
तो लॉर्ड कर्जन ने डिसीजन लिया 1905 ईस्वी में कि बंगाल को दो अलग अलग प्रांतों में पृथक किया जाएगा। हालांकि कर्जन ने इस बात को दोहराया कि यह विभाजन इसलिए किया जा रहा है ताकि इस प्रदेश में प्रशासनिक सुविधाएं हो, क्योंकि बंगाल उस समय भारत के सबसे बड़े प्रांत थे, क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे बड़े प्रांत थे और जनसंख्या के भी हिसाब से बड़े प्रांत थे। पर कर्जन का विभाजन कहीं ना कहीं बांटो और राज करो का जो उनकी नीति है ब्रिटिश सरकार का, उसका ही एक हिस्सा था। क्योंकि जो बंगाल का पूर्वी हिस्सा है उसमें मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा था और जो बंगाल का पश्चिमी हिस्सा है उसमें हिंदुओं की आबादी ज्यादा था। कर्जन ने दिमाग लगाया और बंगाल को दो अलग अलग प्रांतों में बांटा। पूर्वी बंगाल वो क्षेत्र हुआ जिसमें मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा थी और पश्चिमी बंगाल वो क्षेत्र हुआ जहाँ पे हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा थी। इस तरह से बंगाल में उभर रहे राष्ट्रवादी विचारधाराओं को तोड़ने का प्रयास कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया। पर इस विभाजन को लेकर के जहां मुस्लिम समुदाय के लोग उस समय खुश हो गए, वहीं बंगाल में रहने वाले राष्ट्रवादी नेताओं ने इनका अलग अलग मंचों पर विरोध किया और इस विभाजन के परिणाम स्वरूप देश में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन न केवल बंगाल से शुरू होकर के भारत के अलग अलग हिस्से में फैला, बल्कि जब इस आंदोलन को दबाया गया, कुचला गया, तो शुरू हुआ क्रांतिकारियों का एक नया आंदोलन जिसमें कि ब्रिटिश अफसरों की हत्या और उनकी मर्डर तक की गई। और इस तरह से कहानी शुरू हुआ एक ऐसे प्रांत के विभाजन का जहां से निकल करके आधुनिक समय का बिहार आता है। यानी कि 1905 में जो बंगाल है, बंगाल को दो हिस्से में बांटा गया। अगर हम इसको मान ले बंगाल, अगर ये बंगाल है तो बंगाल को दो हिस्से में बांटा गया। एक पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल और एक पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। और जो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा था जिसमें कि हिंदुओं की बहुलता था, उसमें ही आज का बिहार और उड़ीसा आता था। इसमें आज का बिहार एवं उड़ीसा आता था। नहीं, ये बंगाल का वो हिस्सा था जिसमें आज के बिहार, उड़ीसा, झारखंड ये सब ही आता था। पर 1911 में 12 दिसंबर 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया तो कर्जन के द्वारा जो बंगाल को दो अलग अलग हिस्से में बांटा गया था, उस चीज को तो अंत कर दिया गया। पर उसमें निर्णय लिया गया कि बिहार को बंगाल से पृथक किया जाएगा और ये पृथक का जो नीति है ये लागू हुआ कब? 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को क्या किया गया कि बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर दिया गया। किससे? बंगाल से। मतलब कि बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत बन गया जो बंगाल से पृथक हो गया। पर कहते हैं ना कि जब चीजों को तोड़ा जाता है तो वो कई बार टूटते हैं और बिहार का विभाजन एक और बार होना था। और ये विभाजन कब हुआ? ये विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936 को, जब बिहार को अलग किया गया और उड़ीसा को अलग किया गया। और इसमें आज का झारखंड भी शामिल था। और इस तरह से 1936 में जो बिहार बना था और जो उड़ीसा 1936 में बना था, ये दो अलग अलग प्रांत बने। 1936 से लेकर के 2000 ईस्वी तक बिहार और झारखंड एक साथ रहे। 2000 ईस्वी में बिहार का एक बार फिर से विभाजन हुआ।
बिहार का जो अंतिम बार विभाजन हुआ वो था 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 15 नवंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार थे केंद्र में, और उन्होंने डिसीजन लिया कि बिहार प्रांत को दो अलग अलग प्रांतों में बांटा जाएगा। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार दो अलग अलग प्रांतों में बंट गया। एक तो बिहार रहा और दूसरा हो गया झारखंड। झारखंड जो बिहार की कुल क्षेत्रफल था, इस कुल क्षेत्रफल का लगभग 45.84% झारखंड में चला गया। और उस समय बिहार में कुल मिलाकर के 55 जिले थे। इस 55 जिले में से 37 डिस्ट्रिक्ट बिहार के पास रह गया, और झारखंड के पास रह गया कितना? 18 डिस्ट्रिक्ट। 18 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के पास रह गया। यानी कि 2000 ईस्वी में जो बिहार का विभाजन हुआ था वो दो अलग अलग हिस्से में हुआ। एक बिहार प्रांत रह गया, दूसरा झारखंड बन गया। झारखंड के पास 37 जिले थे, और झारखंड के पास 18 जिले थे और बिहार के पास थे 37 जिले। पर यह विभाजन बिहार के लिए बहुत दुखद स्थिति बन गया, क्योंकि जब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था तो हमारे यहाँ खनिजों का भंडार था, और किसी भी राज्य के, किसी भी प्रांत के समृद्धि के लिए खनिजों का होना बिल्कुल जरूरी है। और इस विभाजन के बाद जितने भी खनिज वाले क्षेत्र थे, चाहे वो कोयला क्षेत्र हो, लौह उद्योग, लौह खनिज से संबंधित क्षेत्र हो, सारे एरिया झारखंड के पास चला गया। और बिहार में बच गया क्या? नदियां, बालू और एक बड़ी जनसंख्या जिसके पास जीवन को बेहतर करने के लिए कोई साधन ही नहीं बचा। पर वर्तमान में देखें तो बिहार में 38 जिला है, और ये जो नया जिला बना है ये बना है अरवल। ये जो अरवल जिला बना है ये किससे अलग हुआ है? जहानाबाद से। वर्तमान में बिहार में 38 जिला, और झारखंड में कुल मिलाकर के 24 जिला है, यानी कि 6 जिला झारखंड में अन्य जिलों को पृथक करके, दूर करके बनाया गया। तो ये पूरा स्टोरी था बिहार का एक अलग प्रांत के रूप में गठित होने का, जो बंगाल विभाजन से शुरू होकर के झारखंड का बिहार से अलग होने तक की कहानी के रूप में पूरा होता है। और ये पूरी कहानी खत्म होती है इस वीडियो के साथ। किसका? बिहार के इतिहास का, जिसमें कि हम प्राचीन बिहार के इतिहास, मध्यकालीन बिहार के इतिहास और अंत में आधुनिक बिहार के इतिहास को समझ लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।